हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में बताया था और ये भी बताए थे कि सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कुछ आपकी कमियां होती हैं जिसकी वजह से सीओपी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। उस कमियों को दूर करने के लिए या उस कमियों को दूर करके सीओपी की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का डायग्राम आपका ये है। प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में होता क्या है, जो भी आपके सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में पार्ट्स होते हैं उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगा देते हैं। वो एक्स्ट्रा पार्ट है क्या क्या? एक एक्स्ट्रा पार्ट आपका एनालाइजर है, दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट आपका रेक्टिफायर जिसको हम डिहाइड्रेटर बोलते हैं, और तीसरा एक्स्ट्रा पार्ट दो आपके हीट एक्सचेंजर है। एक हीट एक्सचेंजर ये, दूसरा हीट एक्सचेंजर ये। बाकी सारा प्रोसीजर वही है। अब अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपका इवापोरेटर से जो आपका लो इवापोरेटर से आपका वीक अमोनिया सॉल्यूशन निकलता है, वो वीक अमोनिया सॉल्यूशन एब्जॉर्बर में आता है। पिछले लेक्चर में बताए थे एब्जॉर्बर के अंदर हम वीक वेपर अमोनिया सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो आपका स्ट्रॉन्ग लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो स्ट्रॉन्ग लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन यहां से पंप के थ्रू इस हीट एक्सचेंजर को भेजा जाता है। तो यहां पर ये हीट एक्सचेंजर करता क्या है, ये हीट एक्सचेंजर इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा देता है और टेम्परेचर को बढ़ाकर ये सीधे यहां एनालाइजर में भेज देता है। अब ये हीट एक्सचेंजर इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाता कैसे है उसको देखिए। यहां से कुछ वीक सॉल्यूशन, जनरेटर से वीक सॉल्यूशन नीचे आ रहा है और ये जो वीक सॉल्यूशन होता है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर वीक सॉल्यूशन, ये हाई टेम्परेचर का वीक सॉल्यूशन जब इस हीट एक्सचेंजर के अंदर आता है तो इस वीक सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हीट एक्सचेंजर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको लो टेम्परेचर के वीक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है और वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू फिर से एब्जॉर्बर के अंदर आ जाता है। तो जो यहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है उस हीट का यूज हम यहां पर स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज करते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन हाई टेम्परेचर के जब यहां पे एनालाइजर में जाएगा तो एनालाइजर के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन जो हाई टेम्परेचर का, उसके अंदर जो लिक्विड के कंटेंट होते हैं उसको वो अलग कर देता है और लिक्विड के कंटेंट अलग करने के बाद बचा हुआ जो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके वेपर होते हैं उसको जनरेटर के अंदर भेज देते हैं। तो अब क्या है, यहां से जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा है ऑलरेडी उसके टेम्परेचर को यहां पर राइज कर दिया गया है। जब उसके टेम्परेचर को यहां पे राइज कर देंगे, जनरेटर के अंदर जब जाएगा तो जनरेटर के अंदर उसको हीट करने के लिए कम से कम पावर की जरूरत पड़ेगी। अब हीट करने के बाद जब आपका वेपर अमोनिया यहां से फिर से आगे बढ़ता है एनालाइजर के थ्रू और ये इसमें रेक्टिफायर में जाता है। अब अगर मान लेते हैं यहां से एनालाइजर से पास होने के बाद उसमें कुछ वाटर के कंटेंट रह गए हैं, तो क्या करता है रेक्टिफायर फिर से वहां से वाटर के कंटेंट को निकालकर वापस भेज देता है और जो यहां से सॉल्यूशन आगे बढ़ता है उसमें वाटर के कंटेंट होते ही नहीं है। अब बात ये आती है, अगर वाटर के कंटेंट आगे बढ़ जा रहे तो उनसे नुकसान क्या है। अगर वाटर के कंटेंट आगे बढ़ते हैं तो जब वो कंडेंसर से पास होने के बाद इवापोरेटर में आएंगे या कंडेंसर से जब पास होते हैं तो वो वहां पर कूल होने के बाद फ्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से पाइप चोक हो जाता है। तो पाइप चोक होने से बचाने के लिए वाटर के कंटेंट को यहीं से बाहर निकाल देते हैं। अब वेपर सॉल्यूशन, वेपर अमोनिया का जो वेपर सॉल्यूशन होगा वो आगे बढ़ेगा कंडेंसर में, उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद रिसीवर में भेजेंगे, रिसीवर से आगे जब फिर से हीट एक्सचेंजर में आता है तो इस हीट एक्सचेंजर में आने के बाद
यहां से जो सोल्यूशन आ रहा है उसके टेम्परेचर को फिर से एब्जॉर्ब करता है और ठंडा कर देता है। और ठंडा करने के बाद जब यहां से आगे बढ़ेगा तो ये एक्सपेंशन वाल्व में आएगा। एक्सपेंशन वाल्व में आने के बाद एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद फिर से इवापोरेटर में आएगा जहां कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के बाद ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद यहां पर जो यहां से हीट मिला हुआ है वो हीट इसको दे दिया जाएगा और यहां से ये फिर से अमोनिया का वेपर, वीक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया वेपर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। तो यहां पर इस हीट एक्सचेंजर का वर्क क्या है, यहां से जाने वाले स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे कि यहां पर जनरेटर को कम वर्क करना पड़ता है। और यहां पे टेम्परेचर बढ़ाता कैसे है, जो वीक सोल्यूशन आ रहा है हाई टेम्परेचर का उसके टेम्परेचर को गेन करता है, उसको लो टेम्परेचर के वीक सोल्यूशन में कन्वर्ट करता है और यहां से लिया गया टेम्परेचर यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनालाइजर का काम क्या है, एनालाइजर क्या करता है, जो आपका वेपर अमोनिया है, वेपर अमोनिया के अंदर अगर कुछ लिक्विड के कंटेंट हैं तो उनको बाहर करता है और बाहर करने से अगर कोई कुछ लिक्विड के कंटेंट उसमें चले गए हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाया है, तो वो रेक्टिफायर में पहुंचने के बाद रेक्टिफायर से पूरी तरह से बाहर चला आता है। तो एनालाइजर और रेक्टिफायर का काम यही है कि वेपर अमोनिया के साथ कोई भी लिक्विड का कंटेंट आगे ना बढ़ने पाए। और हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, जहां से हीट को लेना है वहां से ले और जिसको देना उसको देने का काम है। तो यहां पर अगर ये हीट एक्सचेंजर वीक सोल्यूशन के हीट को ले लेता है तो यहां पर जब एब्जॉर्बर के अंदर आता है तो उसको ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी पहले से ठंडा हो जाता है। और इस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हीट की जरूरत पड़ती है, यहां पर उसको हीट कर देते हैं। तो हीट करने के बाद जब हाई टेम्परेचर का सोल्यूशन जाएगा तो जनरेटर के अंदर हीट कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये आपका जो प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसकी सीओपी की वैल्यू बढ़ जाती है और इसके सीओपी का फार्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब्ड इन इवापोरेटर। इसके अंदर कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है अपॉन वर्क डन बाय पंप, इस पंप के थ्रू कितना वर्क हो रहा है, और हीट सप्लाइड इन जनरेटर, इस जनरेटर के अंदर कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का वर्किंग फंक्शन है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे आगे बताएंगे। थैंक यू।